वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल की गैसों की सुनिश्चित मात्रा और अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त पदार्थ मिल जाते हैं तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के कारण पहला, यातायात के संबंधों में वृद्धि। साधनों में वृद्धि। यातायात के साधनों में जैसे बसों, विमानों, स्कूटरों आदि की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इन वाहनों से निकलने वाला धुआं लगातार वातावरण में मिल रहा है, जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है। दूसरा है औद्योगिकरण व कृषि में रसायनों का प्रयोग। औद्योगों से निकलने वाला धुआं तथा कृषि में रसायनों के उपयोग से भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। साथ ही कारखानों की दुर्घटनाएं भी भयंकर होती हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण में और तीव्र गति आ रही है। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। विश्व की बढ़ती जनसंख्या ने प्राकृतिक साधनों का आर्थिक उपयोग किया है अधिक उपयोग किया है। औद्योगिकीकरण से बड़े बड़े शहर बंजर बनते जा रहे हैं। इन शहरों व नगरों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे शहरों व नगरों में आवास की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस आवास की समस्या को सुलझाने के लिए लोगों ने बस्तियों का निर्माण किया और वहां पर जल निकासी, नालियों आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होने से गंदगी बस्तियों से वायु प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। चौथा है वनों का दोहन। वनों की कटाई से वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, क्योंकि वृक्ष वायुमंडल के प्रदूषण को निरंतर कम करते हैं। पौधे हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को अपने भोजन के लिए ग्रहण करते हैं तथा जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, किंतु मानव ने आवासीय एवं कृषि सुविधा हेतु अपनी अंधाधुंध कटाई की है, जिस कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। भौतिक साधनों का अधिक प्रयोग। आधुनिक जीवन में भौतिक साधनों की आवश्यकता एवं प्रयोग बढ़ता जा रहा है, किंतु कुछ साधन जैसे फ्रिज एवं एयर कंडीशनर आदि में प्रशीतकों के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसों का प्रयोग किया जाता है, जो ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण है। छठवां है कृषि में प्रयुक्त रसायन। कृषि में रसायन बढ़ाने के लिए एवं फसलों में कीटों की सुरक्षा करने के लिए, कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए एवं फसलों में कीटों से सुरक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों एवं उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। वायु प्रदूषक एयर पोल्यूटेंट्स। पहला है स्मोग या धुंध। स्मोग वायु प्रदूषण का एक प्रकार है, जो स्मोक प्लस फोग इक्वल टू स्मोक वायु में धुएं और कोहरे का मिश्रण है। स्मोक का निर्माण तब होता है जब कारखानों, वाहनों, खेती, कोयला आदि को जलाने से निकलने वाले धुएं में मौजूद राख, सल्फर और अन्य हानिकारक रसायन कोहरे में मिलते हैं। स्मोग में कोहरे, धूल और वायु प्रदूषक जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक इत्यादि का एक हानिकारक मिश्रण होता है। पहली बार स्मोक शब्द का प्रयोग 1905 में किया गया। वर्ष 1940 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में तथा 1952 में लंदन में स्मोक के कारण हजारों लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। दूसरा है फ्लाई ऐश। यह एक सूक्ष्म पाउडर है जो वायु के द्वारा साथ उड़कर दूर तक चला जाता है। यह कोयला आधारित विद्युत घरों से उत्सर्जित होता है। इसके कारण सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सिलिकेट तथा कैल्शियम ऑक्साइड आदि से बने होते हैं, जो जीवों में श्वसन तंत्र के रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा है अम्लीय वसा। मानव जनित स्रोतों से निस्तृत सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। जब यह जल वर्षा के रूप में नीचे गिरता हुआ धरातलीय सतह पर पहुंचता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आंगस स्मिथ ने 1958 ईस्वी में किया था। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले औद्योगिक एवं परिवहन स्रोतों के क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं होती है, वरन वह स्रोतों क्षेत्रों से दूर अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र को भी प्रभावित करती है, क्योंकि अम्ल वर्षा के उत्तरदायी कारक प्रदूषक गैसीय रूप में होते हैं, जिन्हें हवा तथा बादल दूर तक फैला देते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण के कारण तंत्रिका तंत्र, श्वसन, फेफड़े एवं रक्त परिसंचरण तंत्र प्रभावित होते हैं, जिसके कारण चर्म रोग, श्वसन रोग, अस्थमा,
सिर दर्द, टीबी आदि रोग होने की संभावना प्रबल हो जाती है। दूसरा है वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा तथा ओजोन परत के क्षय को खतरा बढ़ जाता है। तीसरा है वायु प्रदूषण के कारण सर्दियों में कोहरा छा जाता है, जिसके कारण प्राकृतिक दृश्यता में कमी तथा आंखों में जलन होने लगती है। वायु प्रदूषण के कारण त्वचा कैंसर तथा आनुवांशिक परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जिसको हरित गृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। हरित गृह प्रभाव के कारण ही समुद्र जल स्तर में वृद्धि, मरुस्थलीय व सूखे में वृद्धि होती है। इससे स्थानीय मौसम में परिवर्तन, वर्षा, तापमान, वायु की गति व प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। भारत में वर्ष 2000 में यूरोपीय उत्सर्जन एवं ईंधन नियमन को अपनाया गया। इसके अंतर्गत साफ तथा उच्च दक्षता युक्त ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसी के आधार पर सरकार ने BS4 नियम से BS5 मानक की जगह सीधे 1 अप्रैल 2020 में BS6 मानक लागू करने का फैसला लिया है। दूसरा है दिल्ली सरकार द्वारा ऑड इवन नियम का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक दिन विषम संख्या वाली गाड़ियां तथा दूसरे दिन सम संख्या वाली गाड़ियां चलाई गईं। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2000 सीसी से ऊपर वाली डीजल तथा लग्जरी SUV गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन समिति के अनुसार कुल कणिकीय पदार्थ उत्सर्जन का 56% तथा NOx के उत्सर्जन का 70% डीजल वाहनों द्वारा होता है। चौथा है स्वचालित वाहनों में यथासंभव पेट्रोल के स्थान पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का प्रयोग किया जा रहा है। छठवां है डीजल की गाड़ियों में अतिसूक्ष्म मात्रा में सल्फर युक्त डीजल या हरित डीजल का प्रयोग किया जाए। आठवां है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। स्वचालित वाहनों में निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में स्क्रबर आदि लगे होने चाहिए। नौवां है फैक्ट्रियों की चिमनियों की बैक फिल्टर लगा होना आवश्यक है। इससे 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कड़ीय पदार्थ पृथक किए जाते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण के सरकारी प्रयास। वायु प्रदूषण नियंत्रण के सरकारी प्रयास के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम अधिनियम सम्मिलित हैं। पहला, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। यह अधिनियम मुख्य रूप से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक साधनों को संरक्षण प्रदान करना है। वर्ष 1988 में वायु प्रदूषण अधिनियम को संशोधित कर इसमें ध्वनि प्रदूषण को भी सम्मिलित किया गया। इससे पूर्व पर्यावरण के किसी भी कानून में ध्वनि प्रदूषण को सम्मिलित नहीं किया गया था। दूसरा है राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंड। इन मानदंड को वर्ष 1982 में लागू किया गया था और स्वास्थ्य मानदंडों एवं भूमि उपयोग के आधार पर वर्ष 1994 में इसका संशोधन किया गया। पुनः वर्ष 2000 में 12 प्रदूषकों के लिए इन मानदंडों में परिवर्तन किया गया। ये 12 प्रदूषक पारा, निकेल, बेंजीन, अमोनिया, ओजोन, बेंजोपायरिन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कण पदार्थ PM10, कण पदार्थ PM2.5, आर्सेनिक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड हैं। तीसरा है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। वर्ष 2013 में शुरू हुए मिशन का उद्देश्य पर्यावरण हितैषी एवं उच्च क्षमता वाले हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करना है। इसमें वर्ष 2020 तक 15% और CO2 उत्सर्जन में कमी की जा सके। चौथा है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम का संचालन करता है, जिसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न हैं: परिवेशी वायु गुणवत्ता की स्थिति एवं प्रारूप का निर्धारण करना। दूसरा, वायु प्रदूषण के नियंत्रण निवारण हेतु कदम उठाना। तीसरा, वायु प्रदूषण पर्यावरण की प्राकृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया को समझाना। चौथा, अधिक वायु प्रदूषित शहरों को पहचान करना। पांचवा है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक।
अप्रैल 2015 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया। इसका उद्देश्य वास्तविक समय के आधार पर देश के प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता की निगरानी करना है। यह एक रंग आधारित सूचकांक है और अलग अलग रंग से हवा की गुणवत्ता को दर्शाता है। इस सूचकांक में वायु की गुणवत्ता को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: अच्छी, संतोषजनक, खराब और बहुत खराब और गंभीर। अच्छी में 0 से 50 तक आता है, संतोषजनक में 51 से 100 तक, और सामान्य रूप में प्रदूषित में 101 से 200 तक, और खराब में 201 से 300, और बहुत खराब में 301 से 400 और गंभीर में 401 से 500 तक प्रभाव के यह शहरों में शुरू किया गया। इस सूचकांक में 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। ये प्रदूषक PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, सल्फर ऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3, अमोनिया NH3 तथा लेड PB हैं। इसमें PM10 व PM2.5 का अर्थ इस माइक्रोमीटर से छोटे कणी पदार्थों से हैं। अब छठवां है ग्रीनवुड डेट्स। जनवरी 2018 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीनवुड डेट्स कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अंतर्गत आम लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने और इसके संरक्षण में उन्हें शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है। सफ़र। भारत में वायु गुणवत्ता की जांच करने वाली पहली मोबाइल ऐप सेवा सफ़र का विकास पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। यह ऐप नागरिकों को उनके शहर के हवा प्रदूषण स्तर की सूचना रियल टाइम में उपलब्ध कराने में सक्षम होगी। इसमें हरा रंग वायु प्रदूषण के न्यूनतम स्तर, पीला रंग सूक्ष्म स्तर और लाल रंग खतरनाक स्तर का सूचकांक है। ध्वनि प्रदूषण। अब हमने वायु प्रदूषण के बाद ध्वनि प्रदूषण पढ़ना स्टार्ट किया है। ध्वनि जब एक सीमा से अधिक हो जाती है तो यह मानव तथा अन्य जीवों जंतुओं के लिए घातक हो जाती है, तब उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 50 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सुनना उपयुक्त और सामान्य होता है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि शोर कही जाती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण के कारणों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्राकृतिक कारण और दूसरा है प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। इसके अंतर्गत बादलों की गर्जना। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत बादलों की गर्जना, बिजली कड़कना, भूकंप की ध्वनि, तेज़ी से गिरते पानी की ध्वनि, तूफानी हवाएं आदि घटनाएं आती हैं, किंतु ये कारक क्षेत्रीय होते हैं तथा इनका प्रभाव सीमित व क्षणिक होता है, अतः यह अधिक हानिकारक नहीं है। दूसरा है मानवीय कारक। मानव निम्न प्रकार से ध्वनि का प्रदूषण कर सकता है। पहला, औद्योगिक इकाइयों द्वारा। अपने बड़े कारखानों में मशीनों की तीव्र आवाज़ होती है, जिसके कारण नज़दीक खड़े व्यक्ति भी बात नहीं कर सकते हैं। यह ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती हैं। दूसरा है आवागमन के साधनों द्वारा। शहरी क्षेत्रों में वाहनों की संख्या अधिक होने तथा इनका मुख्य बाजारों और मनुष्य से गुजरने वाले मार्गों से गुजरना ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। सामाजिक क्रियाकलाप तथा मनोरंजन के साधन द्वारा। खुले मैदानों में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करने में पूजा, धार्मिक जागरण, शादी आदि जैसे सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में बड़े बड़े स्पीकर लगाकर तीव्र ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जिससे दूर दूर तक ध्वनि प्रदूषण होती है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। अत्यधिक शोर का सबसे प्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव कानों पर पड़ता है और श्रवण शक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से प्रभावित होती है। काम के दौरान 95 डेसिबल की ध्वनि के संपर्क में आने वाले लगभग 50% व्यक्ति अस्थायी बहरेपन के शिकार होते हैं। शोर के कारण चिढ़, चिंता और तनाव जैसे भावात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा होता है। उच्च ध्वनि से मनुष्यों में आवर्धित एड्रेनलिन स्तर
उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, पेट का अल्सर, अनिद्रा आदि दोष पैदा हो जाते हैं। अत्यधिक तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म जीवाणु भी मर जाते हैं, जिससे मृत अवशेषों की अपघटन में बाधा पहुंचती है। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। ध्वनि स्रोतों से शोर शमन यंत्रों का प्रयोग करें। सड़कों के पास भारी मात्रा में वृक्षारोपण करके। अधिक ध्वनि वाले उद्योगों में कर्मचारी के लिए कर्णफलक का प्रयोग अनिवार्य किया जा सकता है। उद्योगों एवं कारखानों की स्थापना आवासीय बस्तियों से दूर की जानी चाहिए। तीव्र ध्वनि क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट का निर्माण करके ध्वनि ग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके। ग्रीन मफलर तकनीक। इसके अंतर्गत अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र तथा सड़क के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है, क्योंकि ध्वनि को पेड़ फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु कानूनी प्रावधान। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में भारत में अलग से अधिनियम का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण को रोकने नियंत्रण हेतु सरकार को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 268, 290, 291 के तहत ध्वनि प्रदूषण को अपराध की श्रेणी में रखते हुए दंड का प्रावधान किया गया है। तीसरा है जल प्रदूषण। जल में किसी प्रकार के अवांछनीय गैसीय, द्रवीय या ठोसीय पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। जल पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। साथ ही यह जीवन मंडल में पोषक तत्वों के संचरण तथा चक्रण में भी सहायता करता है। वास्तव में पृथ्वी पर जीवन पहले जल से ही शुरू हुआ है और आज भी जल जीवन का मूल आधार है, परंतु वर्तमान में प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों से विश्व के लगभग सभी भागों में स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जल प्रदूषित हुआ है। जल प्रदूषण के कारण। उत्पत्ति के आधार पर जल प्रदूषण के कारणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है: बिंदु स्रोत, अबिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत प्रदूषण, जिस स्थान पर बहिस्राव को एकत्रित किया जाता है, बिंदु स्रोत कहलाता है, जैसे नगर पालिका क्षेत्र का सीवेज, स्थल एवं फैक्ट्रियों का बहिस्राव आदि। अबिंदु स्रोत प्रदूषण, जहाँ प्रदूषकों का आना एक बहुत बड़े भाग में तथा बहुत सारे स्रोतों से होता है, उसे अबिंदु स्रोत कहते हैं। कुछ प्रमुख अबिंदु स्रोत निम्न हैं। पहला, कृषि अपशिष्ट। वर्तमान समय में खेतों में उर्वरकों जैसे नाइट्रेटस, फास्फेटस आदि के साथ बढ़कर जल को प्रदूषित करते हैं। इनसे शैवाल में वृद्धि हो जाती है, जो प्रदूषण का कारण बनती है। इसी प्रकार कीटनाशकों का कुछ भाग भी बहकर जल में चला जाता है, जहां यह प्रदूषण उत्पन्न करता है। दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट। लघु तथा बड़ी औद्योगिक क्रियाओं जैसे चमड़ा, औषधि, शराब तथा खाद्य प्रसंस्करण द्वारा गंदे जल का उत्पादन होता है, जो विविध प्रकार के कार्बनिक तथा कार्बनिक प्रदूषकों द्वारा संक्रमित होता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उत्सर्जन के ज़्यादातर अवयव कम सांद्रता होने पर भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए जहरीले होते हैं तथा बहुत से अवयवों का जैविक अपघटन संभव नहीं होता है। तीसरा है घरेलू अपशिष्ट। मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जल का लगभग 75 से 80% भाग विविध उपयोग के पश्चात बहा दिया जाता है। यह जल घर की नालियों से मोहल्ले और तत्पश्चात नगर की नालियों से बहता हुआ अधिकांशतः किसी नदी, झील अथवा सरोवर में चला जाता है अथवा भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। यह उपयोग किया हुआ जल अनेक प्रकार की अशुद्धियों से युक्त होता है। चौथा है धार्मिक संस्कार। विभिन्न धर्मों में होने वाले कुछ धार्मिक संस्कार भी जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे हिंदू धर्म में बच्चे के मुंडन के पश्चात केशों का जल प्रवाह
मृत संस्कार के पश्चात अस्थियों का जल में विसर्जन आदि। जल प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल जीव जंतु, मानव, वनस्पति आदि सभी के लिए आवश्यक है, अतः जल प्रदूषण का प्रभाव भी इन्हीं सभी पर पड़ता है। इन प्रभावों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है वनस्पतियों का प्रभाव। कृषि अपशिष्टों में नाइट्रेट, फास्फेट आदि की अधिकता होने से इनमें जलीय शैवाल जैसे नीलहरित शैवाल का आधिक्य हो जाता है। परिणाम स्वरूप शेष अधिकांश वनस्पतियां समाप्त हो जाती हैं। घरेलू अपशिष्ट, अपमार्जक आदि से जल क्षारीय तथा अनुपयुक्त हो जाता है। इससे अनेक जलीय वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। दूसरा है मानव पर प्रभाव। प्रदूषित जल को पीने से मानव को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा उत्पन्न हो सकता है। पीलिया, हेपेटाइटिस आदि विषाणु जनित रोग तथा टाइफाइड, हैजा आदि जीवाणु जनित रोग प्रदूषित जल के कारण ही होते हैं। नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा इससे नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है। पेयजल में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा दांतों की विषमताओं को जन्म देती है। तीसरा है जलीय जीवों पर प्रभाव। जलीय प्रदूषण से मछली मर जाती हैं, अतः मछली पालन उद्योग व अन्य उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चौथा है अन्य जीवों पर प्रभाव। गाय, भैंस आदि पशु प्रदूषित जल पीने से आंत रोगों में ग्रसित हो जाते हैं। फ्लोराइड युक्त जल पीने से पालतू व वन्य जीवों में हड्डियों का रोग हो जाता है। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। जल संरक्षण तथा जल प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में लोगों को जागरूक करना चाहिए। इस कार्य में सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों को मदद ली जानी चाहिए। आम जनता को घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन में दक्ष करना होगा। औद्योगिक प्रतिष्ठानों हेतु स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए। नगर पालिकाओं के लिए सीवर शोधन संयंत्रों की व्यवस्था करानी जानी चाहिए। जैव ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बॉट। जल में घुली हुई ऑक्सीजन जलीय जीवन के संरक्षण के लिए आवश्यक है। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में विलेय ऑक्सीजन द्वारा कार्बनिक प्रदूषक ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस प्रकार जलीय ऑक्सीजन का उपभोग हो जाता है। जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को जैव ऑक्सीजन रासायनिक मांग कहा जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। स्वच्छ जल की बीओडी का मान 5 ppm से कम होता है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल में यह 17 ppm या 17 ppm से अधिक होता है। जल प्रदूषण रोकने के सरकारी प्रयास। पहला है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। वर्ष 1974 में भारत सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को पारित करके जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए पहल की थी, जिसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य मानव उपयोग के लिए जल गुणवत्ता को बनाए रखना है। दूसरा है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985। नदी संरक्षण कार्यक्रम वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना के रूप में शुरू किया गया। इस कार्य योजना का विस्तार 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत आने वाली अन्य नदियों तक किया गया। इस योजना के तहत नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ साथ निम्नलिखित लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। खुले नालों के माध्यम से नदी में गिरने वाले अशोधित मल के बहाव को रोकना, मोड़ना और उनका शोधन करना। नदियों के किनारे खुले में शौच करने को रोकने के लिए सस्ते शौचालय का निर्माण करना। नदी के तट के विकास के लिए नहाने वाले घाटों को सुरक्षा, देश की झीलों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए नीति निर्धारित करना। तीसरा है नमामि गंगे परियोजना 2014। जून 2014 में शुरू भारतीय सरकार की इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने संबंधी कदम उठाए गए हैं। इस योजना पर वर्ष 2019 में 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को शामिल करने का निर्णय लिया है, ताकि बेहतर और टिकाऊ परिणाम प्राप्त हो सकें।
यह कार्यक्रम स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (NMCG) की ओर से लागू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली सभी गतिविधियों और परियोजनाओं का वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी। कुल 6 स्थानों इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, मथुरा, यमुना के किनारे और पटना में ट्रेस स्कैमर गंगा नदी की सतह को साफ करने वाला उपकरण लगाया जाएगा। इस परियोजना के तहत नदी के प्रदूषण को कम करने के साथ साथ प्रदूषण को रोकने, नदियों में गिरने वाले कचरे के शोधन तथा उसे नदी से दूसरी ओर मोड़ने जैसी कदम उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसमें कचरा और सीवेज परिशोधन के लिए तकनीक की व्यवस्था की जाएगी। मृदा प्रदूषण। मृदा कृषि हेतु महत्वपूर्ण साधन है, इस कारण इसकी गुणवत्ता को बनाए रखना अनिवार्य है। जब मानव या प्रकृति के द्वारा इसकी गुणवत्ता में ह्रास होता है तो इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण मृदा में घरेलू कूड़ा, करकट तथा अपशिष्ट पदार्थ मिलने से मृदा प्रदूषित हो जाती है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट को कई बार सीधे भूमि या मृदा पर डाल दिया जाता है, जिससे मृदा प्रदूषित होती है। कृषि के दौरान कीटनाशी, शाकनाशी, खरपतवारनाशी के प्रयोग से मृदा की विषाक्तता बढ़ती है, जिसके कारण मृदा प्रदूषित होती है। अत्यधिक समय तक जल जमाव तथा लवण की अधिकता से मृदा प्रदूषित होती है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मृदा प्रदूषण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मानव जीवन, जंतु तथा वनस्पतियों को प्रभावित करता है। मृदा प्रदूषण से मिट्टी के मौलिक गुण का ह्रास होता है, इसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। रासायनिक प्रदूषण मिट्टी से मिलकर वनस्पतियों एवं फसलों को प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव जीव जंतुओं एवं अपेक्षाकृत बड़े जंतुओं पर अधिक पड़ता है। मनुष्य भी इनसे प्रभावित होता है। कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का ह्रास होता है, जिससे मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता कम हो जाती है। मृदा प्रदूषण संपूर्ण आहार श्रृंखला को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत मृदा में उपस्थित हानिकारक रासायनिक तत्व पौधों एवं फसलों के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। खाद्य के रूप में जैविक खाद का अधिक मात्रा में व रासायनिक खाद का प्रयोग कम मात्रा में किया जाए। औद्योगिक अपशिष्टों को बिना उचित उपचार के व घातक रसायनों को छाने बिना भूमि पर बहाने पर प्रतिबंध हो। शहरी कचरे का यंत्रों द्वारा निस्तारण करके निस्तारित कचरे का विद्युत उत्पादन व खाद्य उत्पादन आदि में प्रयोग किया जाए। कृषि उत्पादन के लिए कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए। भारत ने इस दिशा में राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड का गठन किया है, जो देश की भूमि संसाधनों के स्वस्थ एवं वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए समन्वयन, नीति नियोजन व पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। भूमिगत जल प्रदूषण। औद्योगिक, नगरीय तथा कृषि में प्रयुक्त अपशिष्टों के जल के साथ रिस कर भूमिगत जल में मिल जाने के कारण ही भूमिगत जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। भूमिगत जल प्रदूषण के प्रभाव निम्नलिखित हैं। भारत में कुछ भागों में भूजल में आर्सेनिक प्राकृतिक स्रोत के कारण विद्यमान है। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा नवजात शिशु के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मिथेग्लोबिन बनती है। आर्सेनिक मुक्त जल के प्रयोग से ब्लैकफुट नाम की चर्म रोग हो जाता है।